हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रासो साहित्य के बारे में। तो देखिए, मैंने आप सभी को आजकल आदिकाल के बारे में बताया था। तो आदिकाल के अंतर्गत आप सभी ने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य के बारे में जाना। ठीक है, आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है रासो साहित्य, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को लौकिक साहित्य के बारे में बताऊंगी। तो ये हमारा आदिकाल का संपूर्ण चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तर भी करेंगे। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो रासो साहित्य, जिसका दूसरा नाम जो है चारण साहित्य भी उसको कहा जाता है, क्योंकि इस काल में चारण कवियों के साहित्य जो है रचे गए हैं, इसलिए इसको चारण साहित्य भी कहा जाता है। अब रासो साहित्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कितने तरह के काव्य रचनाएं रची गई, तो इसमें आपको वीर काव्य, श्रृंगार परक काव्य और धार्मिक काव्य, 3 प्रकार की काव्य रचनाएं रासो साहित्य के अंतर्गत रची गई। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए, वीर काव्य के अंतर्गत खुमान रासो, हमीर रासो और पृथ्वीराज रासो, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा अगर श्रृंगार परक काव्य कौन से हैं, तो देखिए संदेश रासक और बीसल देव रासो, ये श्रृंगार परक काव्य है। वहीं पे धार्मिक काव्य की बात करें तो इसमें भरतेश्वर बाहुबली रास का नाम आता है। और कल के वीडियो में जब मैंने जैन साहित्य के बारे में आपको बताया था तो भरतेश्वर बाहुबली रास के बारे में भी बताया था। तो चलिए अब एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ते हैं। तो यहाँ जो रासो काव्य का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। रासो साहित्य मूलतः सामंती व्यवस्था, प्रकृति और संस्कार से उपजा हुआ साहित्य है, जिसे देश भाषा काव्य के नाम से भी जाना जाता है। तो रासो साहित्य का अन्य नाम देश भाषा काव्य भी है। इस साहित्य के रचनाकार हिंदू राजपूत राजाओं के आश्रय में रहने वाले चारण या भाट थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको चारण साहित्य भी कहा जाता है, तो भाट या फिर चारण भी कहा जाता है। समाज में उनका स्थान और सम्मान था, क्योंकि उनका जुड़ाव सीधे राजा से होता था। ये चारण या भाट कला पारखी और कला रचना में निपुण होते थे। ये कुशलता से युद्ध करना भी जानते थे, और युद्ध शुरू होने पर अपनी सेना की अगुवाई विरुदावली गाकर किया करते थे। ये राजाओं, आश्रयदाताओं, वीर पुरुषों तथा सैनिकों के वीरोचित युद्ध घटनाओं को केवल बढ़ा चढ़ाकर ही नहीं, उसकी यथार्थपरक स्थितियों एवं संदर्भों को भी बारीकी से चित्रित करते थे। वीरोचित भावनाओं के वर्णन के लिए इन्होंने रासक या रासो छंद का प्रयोग किया था, क्योंकि यह छंद भावना को संप्रेषित करने के लिए अनुकूल था। इसलिए इनके द्वारा जो रचित काव्य था उसे रासो काव्य कहा गया। तो ये था रासो साहित्य के बारे में जानकारी। अब बात अगर करते हैं कि रासो साहित्य देखिए किसे कहा गया। अब इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में जानते हैं। तो सब विभिन्न विद्वानों के रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग मत हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए गारसा दत्तासी, उन्होंने बताया है कि रासो शब्द की उत्पत्ति जो है राजसूय शब्द से हुई है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से माना है। हरप्रसाद शास्त्री ने रास यस से माना है। नरोत्तम स्वामी ने राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से रसिक रासो, इस प्रकार से उन्होंने माना है कि सबसे पहले रसिक से रासो बना, और रासो से फिर रासो शब्द बना है। ठीक है, आचार्य चंद्रबली पांडे, माता प्रसाद गुप्त एवं दशरथ शर्मा के अनुसार इसकी उत्पत्ति जो है रासक शब्द से हुई है। वहीं पे शुक्ल जी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से हुई है। अब इसको भी याद कर ले, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, शुक्ल जी ने किस शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है? रसायन शब्द से मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको संस्कृत के नाट्य उपरूपक रासक शब्द से, तो उनके अनुसार सबसे पहले रासक, फिर रासा और फिर रासो। तो इन्होंने किससे माना है? रासक से। डॉक्टर गिरिसन ने राजादेश शब्द से, रामकुमार वर्मा ने एवं कविराज श्यामल दास ने इसकी उत्पत्ति रहस्य से मानी है। तो यहाँ पे
आप 2-3 चीज़ों को याद रखिएगा कि हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने और शुक्ल जी ने जो है किससे माना है, मोस्ट तो यही हो जाते हैं, ठीक है। और राजसूई शब्द से भी माना गया है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, तो गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूई शब्द से मानी है। उनका मत है कि सभी चारण काव्यों में राजसूई यज्ञ का वर्णन है, इसलिए इन काव्यों का नाम रासो पड़ा होगा। वहीं पे डॉक्टर गिरसन ने इस शब्द की उत्पत्ति राजादेश शब्द से मानी है, जिसका अर्थ है राजा के आदेश से लिखा गया काव्य। आचार्य चंद्रबली पांडे ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के रासक शब्द से मानी है, जिसका अभिप्राय है रूपक के एक भेद से है। शुक्ल जी ने इसकी उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है और इसका प्रमाण उन्होंने बीसल देव रासों की एक पंक्ति से लिया है, ठीक है। तो कुछ विद्वान वहीं पे इसकी उत्पत्ति जो है वो रास धातु से मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत सबसे तर्क संगत एवं सर्वमान्य है। उन्होंने रासक को छंद विशेष तथा काव्य भेद माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। वीर गाथाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित्र काव्यों के लिए किया। साथ ही अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित रहा, जिसे रास या रासा कहते थे। रासक छंद प्रधान रचनाओं को रास काव्य कहा जाता था। बाद में रास काव्य उन रचनाओं के लिए प्रयुक्त होने लगा जिसमें किसी भी गेय छंद का प्रयोग किया गया हो, ठीक है। हिंदी साहित्य कोश में रासों के 2 रूपों का संकेत मिलता है, एक है गीत और दूसरा है छंद, ठीक है। चलिए, ये सब था कि रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। अब बात करते हैं प्रमुख रासो कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है दलपति विजय, जिनकी रचना है खुमान रासो। तो ये मुख्य है, पूछा भी जाता है कि दलपति विजय की रचना कौन सी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुमान रासो को 9वीं शताब्दी की रचना माना है, क्योंकि इसमें 9वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण है। इसके रचयिता दलपति विजय है। इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पुणे के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह 5000 छंदों का एक विशाल काव्य ग्रंथ है। इस कृत्य का प्रमुख प्रतिपाद्य राजा खुमान का चरित्रांकन है। उनके चरित्र के 2 प्रस्थान बिंदु हैं, एक युद्ध का और दूसरा प्रेम का। राजाओं के युद्धों और विवाह के सरल वर्णनों से इस काव्य की भावभूमि का विस्तार हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बात करें तो नायिका भेद, षट ऋतु वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगले कवि हैं जगनिक, इनकी रचना है परमाल दासो। तो पहली चीज़ कि परमाल दासो के रचयिता कौन है, जगनिक, और परमाल दासो का दूसरा नाम क्या है, तो आलाखंड। ये 2 प्रश्न इस पर आते हैं, जो मैंने दोनों ही प्रश्नों के बारे में बता दिया कि परमाल दासो किसकी रचना है, जगनिक की, और परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है। ये 2 प्रश्न इसमें आते ही हैं, ठीक है। आलाखंड का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने करवाया था। यह रासो लोक गेय काव्य था। यह एक वीर काव्य है, ठीक है। चलिए, मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि इतना डिटेल नहीं पूछा जाता, मेन इसमें नाम ही अधिकतर आए हैं। जगनिक के मूल काव्य का रूप था, यह कहना कठिन हो गया है। अनुमान था इस संघर्ष का विरत स्वरूप। अब उन्होंने जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इसको क्या माना, इसमें चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासों की तरह इस ग्रंथ को भी अर्ध प्रमाणिक कहा गया है, ठीक है। अगले कवि हैं शार्ंगधर, इनकी रचना है हम्मी रासो। ये भी पूछ लिया जाता है। तो अभी मैं आपको रचना और रचनाकार के बारे में ही बता रही हूँ। देखिए, नल्ल सिंह भाट, इनकी रचना है विजयपाल रासो। तो नल्ल सिंह विजयपाल रासो। नरपति नाल, इनकी रचना है बीसल देव रासो, ठीक है। फिर अगले पे आ जाते हैं तो
चंद बरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। चलिए पृथ्वीराज रासो के बारे में मैं बता देती हूँ। तो ये महाकवि चंद बरदाई की एकमात्र कृति है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो ये प्रश्न भी आता है कि हिंदी के पहले महाकवि कौन है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो शुक्ल जी ने चंद बरदाई को प्रथम कवि माना है, महाकवि माना है, और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। चंद बरदाई दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख सामंत, सलाहकार, मित्र और राजकवि थे। इनके विषय में प्रसिद्ध है कि पृथ्वीराज और चंद बरदाई दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। कवि चंद के 4 पुत्र थे, जिसमें से चौथे पुत्र का नाम जो था वो था जलहण। जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर अपने देश गजनी ले जा रहा था, उस समय चंद बरदाई भी महाराज के साथ गए थे तथा अपने पुत्र जलहण को अपनी अधूरी रचना पृथ्वीराज रासो सौंप गए थे। तो यहाँ पर भी पूछा जाता है, प्रश्न यहाँ पे ये पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया था। तो चंद बरदाई के पुत्र जलहण ने, और अधिकतर जो है ये कथन देख लीजिए कि पुस्तक जलहण हथ दे चली गज्जन नृप काज। तो ये आ भी जाता है, ये कथन पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाद में जलहण ने इस रचना को पूरा किया था। इसके बाद बात करते हैं अन्य रासो कवि और उनके ग्रंथ की। तो जलहण की रचना है बुद्धि रासो, माधवदास की रचना है राम रासो चारण, ठीक है। आगे देखते हैं। अज्ञात की रचना है मुंज रासो, कवि दयाल की रचना है राणा रासो, कुंभकर्ण की रचना है रतन रासो, अज्ञात की रचना है राव जैत सीरो। तो अज्ञात कवि है जिनका कवि नाम नहीं। तो चलिए ये थी डिटेल रासो साहित्य के बारे में, इसके प्रमुख कवियों के बारे में। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।